हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। जैसा कि आज हमारा थंबनेल है यूनिट 10 मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य। और ये क्या है, हमारी महामैराथन क्लास है। क्यों महामैराथन है? क्योंकि हम एक ही लेक्चर में, ठीक है, जितने भी मिनट का हो, 1 घंटे 1.5 घंटे का हो, उसमें हम लोग सारी मध्य यानी कि यूनिट 10 को रिवाइज करेंगे। ठीक है, बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि यहाँ से देखिए 10 से 12 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि नया टॉपिक है, और ये नई यूनिट के साथ साथ हमारे जो ज्योग्राफी आता है या फिर कल्चर आता है, ज्योग्राफी में भी इसमें कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। साथ ही जो हम मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य पढ़ेंगे, वहां पर भी कुछ ना कुछ अंश हम लोग इस यूनिट का देखते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं क्या, मध्य प्रदेश की जनजातियां। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा इसका चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम क्या है कि मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। ठीक है, क्या है, मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार देखना है। ठीक है, बहुत पहला टॉपिक है ये। इसके पश्चात दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा जनजातियों से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान। ठीक, फिर तीसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजातियां कौन कौन सी है, घुमंतु जनजातियां, अर्ध घुमंतु जनजाति, जनजातियों के कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं, उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि इस यूनिट में हम लोग, या इस लेक्चर में, इस यूनिट से सारे वो टॉपिक कवर करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या है, आईएमपी है ना। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग, पहला जो हमारा टॉपिक क्या है, मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। की प्रदेश में जनजातियां आपको किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे पहला क्षेत्र आता है जो जहां पे जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है, दक्षिण जनजातीय प्रदेश, ये वाला क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे कितने प्रतिशत जनजाति निवास करती है? 23.83%। बहुत ही आईएमपी डेटा है, डेटा याद रखना ही है आपको। ठीक है, ये कौन सा दक्षिणी प्रदेश है? कितनी जनजातियां निवास करती हैं यहाँ पे? 23.83%। प्रमुख जनजाति कौन कौन सी होगी यहाँ पे? गोंड, अगरिया, कोरखू, बैगा, प्रधान और भूमिया प्रमुख जनजातियां होंगी। ठीक है, अब इसमें जिले कौन कौन से आएंगे? तो जिले लिख लीजिए आप, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, हरदा, बालाघाट, डिंडोरी इत्यादि जिले आते हैं किसमें? दक्षिण जनजातीय प्रदेश के अंतर्गत। कितने प्रतिशत जनजातियां निवास करती है? 23.83। क्यों इसे याद रखना है? क्योंकि डायरेक्ट उन्होंने लिखा हुआ है क्या, भौगोलिक विस्तार। वो पूछ सकते हैं कि दक्षिणी प्रदेश में कितने प्रतिशत जनजातियां निवास करती, कौन कौन सी जनजातियां इसके अंतर्गत आती है। तो गोंड, भारिया, कोरकू, बैगा, प्रधान, भूमि। आपको मालूम है गोंड कहाँ मिलेंगे? नर्मदा नदी के आसपास वाले क्षेत्र में मिलेंगे। ठीक है, भारिया कहाँ मिलेंगे आपको? पतालकोट में मिलेंगे। ठीक, कोरकू कहाँ मिलेंगे? बैतूल छिंदवाड़ा में मिलेंगे। प्रधान इसी की एक शाखा है गोंड की, वहां मिलेंगे। ठीक है, गोंड गोंड में ही मिलेंगे। इसके पश्चात जो बैगा है, बैगा कहाँ मिलेंगे? मंडला डिंडोरी वाले क्षेत्र में मिलेंगे। इस प्रकार दक्षिणी प्रदेश जनजातियों से कैसा है, जनजातियों की सघनता का केंद्र माना जाता है। कौन सा? दक्षिणी प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का। इसके पश्चात जो दूसरा क्षेत्र है जहाँ जनजाति अधिक निवास करती है, मैं आपको सीक्वेंस में ही बता रहा हूँ। दूसरा क्या है? पश्चिमी जनजातीय प्रदेश। यहाँ पे कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है जनजातियों की? 20%। ठीक है, 20.7% जनजातियां निवास करती हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन कौन सी जनजाति होगी? भील, बिलाला, पठालिया। ठीक है, भील, बिलाला, पटेलिया। ठीक है, राठ, राठ के साथ साथ पारधी। ठीक है, इतनी जनजातियां निवास करती है किसमें? पश्चिमी जनजातीय प्रदेश में। प्रमुख जिले कौन कौन से? अलीराजपुर, धार, बड़वानी, झाबुआ। अलीराजपुर, धार, बड़वानी, झाबुआ इतने जिले इसके अंतर्गत आते हैं। किसके? पश्चिमी जनजातीय प्रदेश के अंतर्गत। कितने प्रतिशत जनसंख्या? 20.7%। ठीक है, जनजाति कौन कौन सी? भील, बिलाला, राठ, पटेलिया, पारधी, है ना। अब देखेंगे हम लोग जो तीसरा क्षेत्र है जहाँ पे जनजाति अधिक निवास करती हैं, ये हो जाएगा कौन सा? पूर्वी जनजातीय प्रदेश। कौन सा? पूर्वी जनजातीय प्रदेश। ठीक है, कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है यहाँ पे? 14%। ठीक है, कितने प्रतिशत? 14%। अब यहाँ पे कौन कौन सी जनजाति होगी? यहाँ पे आपको कोल मिलेगी। ठीक है,
बैगा मिलेगी और कंवार जनजाति मिलेगी। कौन कौन सी मिलेगी? कोल, बैगा और कंवार जनजाति। ठीक है। कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंतर्गत? तो शहडोल, सिंगरौली, अनूपपुर, कटनी, सीधी, उमरिया, कितने जिले आते हैं? ठीक है। कौन कौन से? एक बार फिर से मैं कह दे रहा हूँ, शहडोल, सिंगरौली, अनूपपुर, कटनी, सीधी, उमरिया, ठीक है, इत्यादि जिले आते हैं किसके अंतर्गत? पूर्वी जनजाति प्रदेश के अंतर्गत। कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 14% जनसंख्या निवास करती है। अब इसके पश्चात चौथा क्षेत्र होता है, इसे अन्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यहाँ पे 2.3% जनजातियां निवास करती है, और यहाँ पे एक जनजाति कौन सी होगी? सहरिया जनजाति होगी। कौन सी? सहरिया जनजाति होगी। और जिले कौन कौन से आते हैं इसमें? श्योपुर, शिवपुरी, श्योपुर और शिवपुरी। देखिए ये सब जो डेटा है हिंदी ग्रंथ एकेडमी का है। ठीक है। आपको किताब का नाम मैं बता रहा हूँ, कमल शर्मा जी की किताब है मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी। ठीक है। उससे ये डेटा लिया गया है, कहीं भी ये प्राइवेट पब्लिकेशन का डेटा नहीं है, सबसे पहली चीज तो। ठीक है। आप इन डेटा के साथ आप जा सकते हैं। आपको जब भी आयोग के माध्यम से यदि क्वेश्चन डिलीट किए जा रहे हैं तो आपको मैं प्रूफ भी दूंगा। ठीक है। जब आपको क्वेश्चंस के आंसर्स यदि आप संतुष्ट नहीं हो रहे तो आप आयोग में जा सकते हैं। ठीक है। तो आप डेटा पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया क्या हमारा मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। बहुत ही आईएमपी, एक बार फिर से देख लेते हैं। दक्षिणी जनजाति प्रदेश कितने प्रतिशत जनसंख्या? 23.83%। पूर्वी जनजाति प्रदेश कितनी जनसंख्या? 14%। ठीक है। फिर पश्चिमी जनजाति प्रदेश 20.7% जनसंख्या। और अन्य प्रदेश के अंतर्गत आता है उत्तर मध्य में जो जनजाति रहती है, कौन सी? सहरिया जनजाति। कितने प्रतिशत में रहती है? 2.3%। ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है। देखिए यहाँ से यही क्वेश्चन आने वाला है कि दक्षिणी प्रदेश में, दक्षिणी जनजाति प्रदेश में कौन सी जनजातियां निवास करती है? तो आपको सही आंसर लगाना पड़ेगा। कौन कौन सी? गोंड, भारिया, कोरकू, बैगा, प्रधान, भूमिया। ठीक है। अब वो पूछेंगे पूर्वी में कौन कौन सी जनजाति निवास करती? तो कोल, बैगा, कंवार। पश्चिम में कौन सी निवास करती? तो भील, बिलाला, पटालिया, राठ, पारधी। और अन्य में कौन सा आता है? सहरिया, जहां पे एकमात्र जनजाति निवास करती है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट क्या, जो हमारा दूसरा जो इसमें चैप्टर है, क्या है? जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। ठीक है। जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि सबसे पहले संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग है। इन 22 भागों में कौन कौन से भाग में जनजातियों से संबंधित प्रावधान है? सबसे पहले तो मौलिक अधिकार। ठीक है। मौलिक अधिकारों में वर्णन है। ठीक है। अभी मैं आपको आर्टिकल भी बताऊंगा, पहले भाग लिख लेते हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं इनको। ठीक है। फिर भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी इनके लिए, इनके विकास के लिए प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। ठीक है। भाग 5, ठीक, क्या है? भाग 5 क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? लोकसभा, विधानसभा, है ना, लोकसभा पढ़ते हैं। ठीक है। लोकसभा में इनकी सीटें निर्धारित की गई हैं। कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? 47 सीटें। ठीक है। इसका आर्टिकल क्या आता है? 332 आर्टिकल आता है। ठीक है। मैं अभी यही आपको बता दे रहा हूँ। ठीक। इसके पश्चात भाग 5 में क्या है? राज्य क्षेत्र। ठीक है। राज्य क्षेत्र में वर्णन, विधानसभा सीटों में जनजातियों का कितना सीट निर्धारित की गई है उसको दिया गया है। ठीक है। ये सब इसमें भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। इसका आर्टिकल विधानसभा में देखेंगे हम लोग। ठीक है। विधानसभा में कौन से आर्टिकल में? 332 में, सॉरी, ये 330 में और ये 332 में है ना। अभी आर्टिकल देखेंगे तो हम स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से आर्टिकल में क्या क्या है। ठीक। इसके पश्चात ये भाग 5 है, सॉरी स्टूडेंट, और ये 6 है ना। तो मौलिक अधिकार भाग 3 और मौलिक कर्तव्य किसमें? तो राज्य के नीति निर्देश भाग 4 में। और भाग 5 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत। और भाग 6 में क्या है? राज्य क्षेत्र के अंतर्गत। और हम लोग देखेंगे भाग 9, पंचायती राज में रिजर्वेशन दिया गया इन्हें। ठीक है। 9 के का में, ठीक, नगर पालिका में। ठीक। भाग 10 में क्या? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र में, ठीक, से संबंधित जो प्रावधान है। फिर भाग 11, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं, भाग
11 में, जो आर्टिकल 330 से लेकर के 342 तक के जाता है। तो ये कितने कितने भागों में जनजातियों का वर्णन है? भाग 3 मौलिक कर्तव्य में, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, भाग 5 संघ राज क्षेत्र में, भाग 6 राज्य क्षेत्र में, भाग 9 पंचायतों में, 9A नगर पालिकाओं में, 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है, और भाग 16 में, ठीक है, भाग 16 में ये कितना है? भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं, तो इसको 16 कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? प्रमुख भाग में जो भी हमारा जो भी संविधान, जो भी तो नहीं, हमारा जो संविधान है उसमें भाग में कहाँ कहाँ पर जनजातियों का प्रावधान किया गया वो मैंने आपको बता दिया। देखिए, भाग भी पूछ सकते हैं, आर्टिकल भी पूछ सकते हैं, इवन अनुसूची भी पूछ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन सी अनुसूची में जनजातियों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। सबसे पहले 5वीं अनुसूची लिख लीजिए। 5वीं अनुसूची में, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों में, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में प्रावधान है। किसमें? भाग 5 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जानकारी दी गई। कितने क्षेत्र आते हैं बताइए? 10वीं अनुसूची के अंतर्गत 10 राज्यों में, ठीक है, 10 राज्य आते हैं इसके अंतर्गत। इसमें मध्य प्रदेश भी एक हमारा जो प्रदेश है वो भी आता है, ठीक है। इसके पश्चात अनुसूची 6, ठीक है, किसमें? अनुसूचित 6 असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, ठीक है, कौन सा? अनुसूची 6। इसके पश्चात अनुसूची 11, ठीक है, जो पंचायतों में आरक्षण संबंधी प्रावधान है। अनुसूची 12 जो नगरीय निकाय में आरक्षण से संबंधित है। ये कितने? 5 अनुसूची, ये 4 अनुसूचियों में जनजातियों का वर्णन है, ठीक है। तो भाग 5 में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित है। कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? 10 राज्य आते हैं इसके अंतर्गत। अनुसूची 6, अनुसूची 6 में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में उपबंध किए गए हैं। अनुसूची 11 में पंचायत से संबंधित प्रावधान है, और अनुसूची 12 में नगरीय निकाय से संबंधित प्रावधान है। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख आर्टिकल, ठीक है, अनुच्छेद, कि किस अनुच्छेद में जनजातियों के लिए बात की गई है। सबसे पहले तो अनुच्छेद 14 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता प्रत्येक व्यक्ति को दी गई है, ठीक है, विधि के समक्ष समता। इसके पश्चात अनुच्छेद 15, ठीक है, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नस्ल, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब इसी का जो 15 का जो 4 आर्टिकल है वो क्या बोलता है? एसटी एससी के लिए विशेष प्रावधान राज्य के द्वारा किए जा सकते हैं। एसटी एससी के लिए विशेष प्रावधान राज्य के द्वारा किए जा सकते हैं। इसके पश्चात 15 का 5 एसटी एससी के लिए शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण किया गया। इसमें शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के लिए आरक्षण किया गया है, ठीक है, इसके लिए सीटों के लिए आरक्षण किया गया। इसके पश्चात आर्टिकल 16 ये क्या बोलता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है, ठीक है। इसमें आर्टिकल लिख लीजिए 16 का 4 का ए, ये क्या बोलता है? पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। किनको? जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण, जो प्रमोशन होगा गवर्नमेंट में उसमें भी आरक्षण दिया जाएगा। किनको? जनजातियों को। इसके पश्चात आर्टिकल 16 का 4 बी ये बैकलॉग पदों की भर्ती की बात करता है, ठीक है, बैकलॉग पदों की भर्ती की बात का प्रावधान है। किसमें? अनुच्छेद 16 के 4 के बी में। बहुत ही आईएमपी है ना, आपको आर्टिकल सारे याद रखने। किससे? जनजातियों से संबंधित आर्टिकल। ये एग्जाम में पूछा जाना तय ही है, ये मतलब आउट क्वेश्चन है ना। इसके पश्चात अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। इसके लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया गया था, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। इसके पश्चात आर्टिकल 21 का क्या बोलता है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार,
प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है, ठीक। इसके पश्चात क्या है, अनुच्छेद 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है, अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं अपने धर्म रीति रिवाज को स्वतंत्र रूप से मानने की स्वतंत्रता दी गई है उन्हें। ठीक है, अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों में इसकी स्वतंत्रता, प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, किसमें, अनुच्छेद 26 में। ये होगा क्या, हमारे प्रमुख आर्टिकल। अब इसके पश्चात देखिए, जो डीपीएसपी है, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, अब उसमें क्या, आर्टिकल कौन सा, 46, 46 में क्या लिखा है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मतलब एससी और एसटी एवं अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अन्य जो आर्थिक संबंधी हितों की क्या की जाएगी, उनके लिए राज्य के द्वारा प्रमुख कार्य किए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के लिए, किसके लिए, शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के लिए क्या किए जाएंगे, राज्य के द्वारा अभिवृद्धि की जाएगी। ठीक है, ये क्या बोलता है, आर्टिकल 46 बोल रहा है। ठीक है, ये होगा क्या, हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुसूचित जनजातियों को लेकर के क्या प्रावधान किया गया है, उसका वर्णन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 164 का ए। इस ये क्या बोलता है, राज्यपाल के द्वारा जनजातियों के उत्थान के लिए, राज्यपाल के द्वारा जनजातियों के उत्थान के लिए एक पृथक मंत्री की नियुक्ति की जाएगी। क्या होगा, जनजाति कल्याण मंत्री होगा। कौन होगा, जनजाति कल्याण मंत्री होगा। ठीक है, और केवल ये 4 राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भी आता है, इसलिए हम लोग ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में जनजातियों के कल्याण के लिए पृथक मंत्री की नियुक्ति की जाएगी। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। उसका आर्टिकल क्या है, 164 का एक है। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके पश्चात देखिए आर्टिकल 240 का डी, क्या है, पंचायतों में आरक्षण की बात करता है। किसके लिए, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए। ठीक है, पंचायतों में आरक्षण की बात कर रहा है। 243 का टी क्या करेगा, ये राज्य नगरीय निकायों में, किसमें, नगरीय निकायों में आरक्षण की बात करेगा। किसके लिए, एस टी एस सी के लिए। ठीक, इसके पश्चात फिर आर्टिकल 244, आर्टिकल 244 अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन की बात करता है। अनुसूचित जो क्षेत्र होंगे एवं जनजातीय क्षेत्र होंगे उनमें प्रशासन की बात करता है। किसकी, प्रशासन की बात कर रहा है। ठीक है, इसके पश्चात अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 275 क्या बोलता है, संविधान की 5वीं 6वीं अनुसूची के अधीन, ठीक है, विशेष राज्यों को अनुदान की सहायता है। ठीक है, जो भी 5वीं 6वीं सूची में जो राज्य को रखा गया है उनके लिए विशेष अनुबंध की बात करते हैं, जो जनजातियों के कल्याण के लिए दिए जाएंगे। ठीक, कौन सा, आर्टिकल 275, बहुत ही आईएमपी आर्टिकल है ये भी। ठीक, ये हो गया क्या, हमारे प्रमुख आर्टिकल। अब इसके पश्चात और भी आईएमपी आर्टिकल है, जैसे कि आर्टिकल 230। ठीक है, कितना, आर्टिकल 230, इसके अंतर्गत क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। इसमें लोकसभा सीट में, लोकसभा सीट में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ठीक, इसके पश्चात अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 में विधानसभा में, इसमें विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का, आरक्षित सीटों का प्रावधान की बात करता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कितनी है, एससी की 35 है और एसटी की कितनी है, 47 है। तो यही डेटा लोकसभा में कितना है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये हो गया क्या, आर्टिकल 330 और 332। अब देखते हैं 335, आर्टिकल 335 क्या बोलता है कि एस टी एस सी आरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं, एस टी एस सी रिजर्वेशन के लिए अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। किसके समक्ष, राज्य के समक्ष।
अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, किसके लिए? आर्टिकल 335। देखिए मैं सीक्वेंस में इसलिए आर्टिकल बता रहा हूँ क्योंकि आप क्रोनोलॉजी में याद रखिएगा, मैं इधर उधर कहीं नहीं बता रहा हूँ कि आर्थिक प्रावधान और राजनीतिक प्रावधान और फलाना ढिमकाना प्रावधान, वो नहीं के मैं सीक्वेंसली बता रहा हूँ क्योंकि आपको आर्टिकल्स याद होना चाहिए सीक्वेंस में। ठीक है, बहुत ही आईएमपी है इसलिए। बाकी मैं यदि मैं बोलूँ कि सामाजिक जो प्रावधान है वो इस आर्टिकल में दिए हुए, तो वो सीक्वेंस टूट जाएगा और आपको क्रोनोलॉजी में याद नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपको सीक्वेंस में याद करा रहा हूँ कि पहले 330, फिर 332, फिर 335 में क्या लिखा है। ठीक है, 335 में लिखा हुआ है एसटी एससी आरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं? दावा कर सकते हैं। इसके पश्चात 338 के ए में जनजाति आयोग होगा, राष्ट्रीय जनजाति आयोग होगा। ठीक है, कैसा होगा? ये संवैधानिक आयोग होगा। ठीक है, जो जनजातियों के उत्थान के लिए लगातार कार्य करेगा और सरकार को क्या देगा? सलाह देने का कार्य करेगा। ठीक है, कौन करेगा ये? जनजाति आयोग। इसके पश्चात अनुच्छेद 342 क्या होगा? अनुच्छेद 342 इसके द्वारा राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र में राज्यपाल के परामर्श से, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाएगा? राज्यपाल के परामर्श से। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं हम लोग क्या प्रावधान है इसमें। अनुच्छेद 342 क्या बोलता है? राष्ट्रपति किसी भी राज्य या संघ क्षेत्र के संबंध में, वहां कहाँ पे? संघ राज्य क्षेत्र में या फिर राज्य क्षेत्र में राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात, ठीक है, राज्यपाल से वो परामर्श करेगा पहले, राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात जनजाति समुदायों को, ठीक है, जनजाति जो समुदायों को, उनको क्या कर सकता है? वो अनुसूचित कर सकता है। किसके माध्यम से? लोक सूचना के माध्यम से। तो राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी क्षेत्र में राज्यपाल के परामर्श से जनजाति समुदायों को लोक सूचना के माध्यम से अधिसूचित या नोटिफाई कर सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल कौन सा बोल रहा है? 342 बोल रहा है। ठीक है, 342 बोल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं 366। ठीक है, 366 का 25 ये क्या बोलता है? एससी की परिभाषा क्या होगी? एससी की परिभाषा, तो एससी की परिभाषा क्या होगी? अनुसूचित जनजातियों से तात्पर्य क्या है? ऐसी जनजातियां, ठीक है, ऐसी जनजातियां जिन्हें संविधान के ऐसी जनजातियां जिन्हें संविधान के आर्टिकल 332 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है, उन्हें क्या बोला जाता है? अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। ठीक है, तो आपको परिभाषा कैसे याद रखना? आर्टिकल 342 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति के द्वारा जिस समुदाय को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत क्या किया गया? अधिसूचित किया गया, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अनुसूचित जनजाति बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी, है ना। बहुत ज्यादा आईएमपी है सारे आर्टिकल। ये हो गया क्या? हमारे प्रमुख आर्टिकल जो किससे रिलेटेड है? ये जनजातियों से रिलेटेड है। ठीक है, और एक आर्टिकल आप याद रख सकते हैं 350 का। इसमें क्या बोला गया कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा दी जाएगी। किसको? सभी लोगों को। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान करता है क्या? आर्टिकल 350 का। ये होगा क्या? हमारे प्रमुख संवैधानिक प्रावधान जो जनजातियों के कल्याण उत्थान के लिए सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। किसमें? अपने संविधान में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल हैं, कौन कौन से भाग हैं। सबसे पहले भाग 3 में मौलिक अधिकार में, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, भाग 5 में संघ राज क्षेत्र में, भाग 6 में राज्य क्षेत्र में, भाग 9 में पंचायत में, भाग 9 के ए में नगर निकाय में, और भाग 10 में, ठीक है, भाग 16 में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान है। इसके पश्चात अनुसूची 5 में, अनुसूची 6 में, अनुसूची 11 में, अनुसूची 12 में जनजातियों के लिए प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, इसके पश्चात आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता समता, आर्टिकल 15 धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 का 4 क्या बोलता है? एसटी एससी के लिए क्या? एसटी एससी के लिए क्या किया जाएगा? विशेष प्रावधान कर सकता है कौन? राज्य। राज्य का मतलब यहाँ पे कंट्री हो रहा है। ठीक है, यदि हम लोग पॉलिटी में बात करें तो यहाँ पे स्टेट शब्द ही लिखा जाता है, ना कि कंट्री लिखा जाता है। ठीक है, फिर इसके पश्चात आर्टिकल 15 का 5 क्या बोलता है? शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या बोल रहा है? लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता है। 16 का 4 का ए पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा एसटी को। ठीक है, 14 के 4 के बी में क्या? बैकलॉग पदों की भर्ती की जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 17 क्या बोल रहा है? अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा।
आर्टिकल 21 का क्या बोलता है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा किसको, जो अनुसूचित जनजातियों को। आर्टिकल 25 क्या बोल रहा है, अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने धर्म को निर्बाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है। इसके पश्चात अपने धर्म को, धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता की बात कौन सा आर्टिकल करता है, आर्टिकल 26 करता है। आर्टिकल 46 क्या बात करता है, एसटी एससी से संबंधित, ठीक है, इससे एसटी एससी से संबंधित तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात करता है आर्टिकल 46। इसके पश्चात आर्टिकल 164 राज्यपाल के द्वारा जनजाति क्षेत्रों, जनजातियों के उत्थान के लिए 4 राज्यों में जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाएगी, आर्टिकल 164 का ए एक। फिर आर्टिकल 243 का डी क्या बोल रहा है, पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। आर्टिकल 243 का टी नगरीय निकायों में जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान है। आर्टिकल 244 क्या बोल रहा है, अनुसूचित जनजातियों में प्रशासन संबंधी प्रावधान, ठीक है। 275 क्या बोल रहा है, राज्य के द्वारा विशेष अनुदान दिया जाएगा, ठीक है, किसके लिए, जनजातियों के कल्याण के लिए, ठीक। जो 5 और 6वीं अनुसूची में क्या है, वर्णित है, सूची में, अनुसूची में वर्णित है। इसके पश्चात आर्टिकल 230 क्या बोल रहा है, लोकसभा सीटों में एसटी की सीट को आरक्षित किया गया। 232 क्या बोल रहा है, विधानसभा सीट में, ठीक है, विधानसभा में सीटों का आरक्षण की बात कर रहा है। इसके पश्चात आर्टिकल 235 क्या बोल रहा है कि एस टी एस सी अपने आरक्षण संबंधी दावों को प्रस्तुत कर सकते हैं। आर्टिकल 338 का क्या बोल रहा है, जनजातियों के लिए एक पृथक आयोग बना जाएगा, राष्ट्रीय आयोग, ठीक है। और आर्टिकल 342 क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के परामर्श के पश्चात किसी भी जनजाति समुदाय को वो अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है, ठीक है। और फिर क्या है, आर्टिकल 366 के 25 में किसकी परिभाषा दी गई है, अनुसूचित जनजाति की परिभाषा दी गई है। और आर्टिकल 350 क्या बोलता है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा किसके माध्यम से दी जाएगी, मातृभाषा के माध्यम से दी जाएगी। आई होप स्टूडेंट आपको ये आर्टिकल्स याद हुए होंगे, नहीं हुए होंगे तो आप एक बार लिखते चलेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, इसकी मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, जो हमारा जो टॉपिक है क्या है, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी बताइए, भील, बैगा, कोरकू कौन सी है। एमपी क्वेश्चन है, प्री में आ सकता है, कभी भी आ सकता है ना। सबसे बताइए, भील सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। लेकिन देश में हम लोग देखें तो गोंड सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। तो देखेंगे अब हम लोग गोंड, देखिए क्या, गोंड जनजाति, ठीक है, गोंड ट्राइब। देखिए इसकी जनसंख्या कितनी है, लिख लीजिए 50.9 लाख, ठीक। परिवार कैसा है इनका, द्रविडियन परिवार के अंतर्गत आता है, ठीक है। विस्तार कहाँ से मिलेगा आपको, सिंगरौली से लेकर के बैतूल तक के रीजन में, ये सिंगरौली से शुरू होकर यहाँ तक बैतूल तक के रीजन में आपको गोंड जनजातियों का विस्तार मिलेगा। अब इनकी उपजातियां कौन सी हैं, ठीक है। देखिए एक तो व्यवसाय के आधार पर मिलेंगे आपको, और एक उनके जीवन स्तर के आधार पर। देखिए सबसे पहले अगरिया, जो लोहे वाला काम करेंगे, ठीक है। कोयला भूतिस, नाचने वाला काम करेंगे, ठीक। ठीक है, ये हो गई। फिर क्या है, बढ़ई वाला काम करने वाली जनजातियां होंगी, ठीक है। इस प्रकार की क्या है, इसकी उपजातियां हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले राजगोंड, ठीक है, धुरगोंड, ठीक, ये क्या है, इसकी दो प्रमुख उपजातियां। लेकिन व्यवसाय के आधार पर हम लोग देखें गोंड की कौन कौन सी उपजातियां होंगी, बताइए गोंड की उपजातियां कौन कौन सी होंगी। देखिए बहुत ही आईएमपी है, यहाँ से क्वेश्चंस आना चाहिए। उन्होंने लास्ट ईयर क्या पूछा है, अगरिया जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है, इसका अगरिया जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है। तो इसलिए ये क्या हो जाती है, आईएमपी हो जाती है ना, किसके लिए, हमारे एग्जाम की दृष्टि से आईएमपी हो जाती है, ठीक है। तो देखिए व्यवसाय के आधार पर अगरिया, अगरिया के पश्चात प्रधान, प्रधान के बाद लिख लीजिए प्रधान, प्रधान के बाद ओझा, ओझा के पश्चात कोयला भूतिस, और फिर क्या है, सोलाहास। सोलाहास क्या है, बढ़ाई का काम करते हैं, लकड़ी व फर्नीचर वाला काम, ठीक है। निवास स्थान के आधार पर दो प्रकार की होती है, राजगोंड, धुरगोंड और मुरिया जनजाति। क्या, मुरिया सब ट्राइब, ठीक है। ये क्या हो गई है, उप उप जनजातियां, किसकी, गोंड से रिलेटेड, ठीक है। अब गोंड की भाषा कौन कौन सी है, बहुत ही आईएमपी है। गोंडों की भाषा क्या है, सबसे पहले तो गोंडी, ठीक है,
आपने सुना होगा जिला बालाघाट वाला सॉन्ग, ठीक है, आप सुनिएगा, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, ठीक है। गोंडी के पश्चात डरेली, ठीक है, डरेली के पश्चात हलवी, हलवी के पश्चात पतरी। ये इनकी भाषा है, किसकी? गोंड की भाषा क्या? गोंडी, डरेली, हलवी और भतरी। ठीक है, बहुत ही आईएमपी है भाषा है, क्योंकि पूछना तय ही है आयोग के द्वारा। ठीक है, इसके पश्चात फिर इनका तो सामाजिक संगठन क्या होगा? सबसे पहले इसमें मुकद्दम होंगे, ठीक है, कोटवार होंगे, ठीक, कोटवार के पश्चात गुनिया, गुनिया के पश्चात बरुआ। देखिए, मैं आपको डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारे सर के द्वारा जनजातियों को बहुत ही अच्छे से बताया गया है। ठीक है, तो सामाजिक संगठन में क्या होंगे? मुकद्दम, मुकद्दम के पश्चात कोटवार, कोटवार के पश्चात गुनिया, गुनिया के पश्चात बरुआ और बरुआ के बाद पंडा। ये क्या है? सामाजिक संगठन है। और इनका परिवार कैसा होता है? पितृसत्तात्मक परिवार होता है, लेकिन महिलाओं को भी समान अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, राजघराने से संबंधित दो आपको गोंड मिलेंगे, एक होते हैं राजगोंड और एक दुर्गोंड होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इनका क्या भोजन, भोजन क्या है? सुबह के भोजन को क्या बोलते हैं लोग? बासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बासी। ठीक, फिर जो दिन का भोजन होता है उसे क्या बोलते हैं? पेज। और जो रात्रि का भोजन होता है उसे क्या बोलते हैं लोग? बियारी। क्या बोलते हैं? बियारी। बहुत ही आईएमपी। सुबह का भोजन बासी, दिन का भोजन पेज, और रात्रि का भोजन जो डिनर होगा वो बियारी होगा। ठीक है, अब देखेंगे इनके लोक देवता कौन कौन से हैं। लोक देवता, ठीक है, लोक देवता कौन कौन होंगे? सबसे पहले बड़ा देव, इसी को क्या बोलते हैं वो लोग? फड़ा पेन। बड़ा देव, ठीक है, किसकी? शिवलिंग की पूजा करते हैं। क्या? शिवलिंग की पूजा करें, किसको? फड़ा पेन जिसको बोलते हैं, फड़ा पेन। फड़ा मतलब बड़ा होता है गोंडी लैंग्वेज में, ठीक है। फिर इसके पश्चात घमसेन देव, घमसेन देव, ये क्या है? ये बुद्धि और बल के प्रतीक देवता है। ये क्या? बुद्धि और बल के लिए किसकी पूजा करते हैं वो लोग? घमसेन देव की। इसके पश्चात नागेश्वर देव, नाग पंचमी के दिन इसकी पूजा करते हैं, किसकी? नागेश्वर देवता की। इसके पश्चात ठाकुर देवता, ठीक है, ग्राम के देवता होते हैं, क्या? ठाकुर देवता, ग्राम के देवता। इसके पश्चात नारायण देव, ये क्या होते हैं? विपत्ति से रक्षा करते हैं। किससे? नारायण देव किससे रक्षा करते हैं? विपत्ति से रक्षा करते हैं। इसके पश्चात प्रमुख देवियां कौन कौन सी होती है? तो खैर माई, ठीक है, गांव की रक्षा के लिए क्या होती है? खैर माई, ग्राम की रक्षा के लिए। फिर क्या है? बंजारिन माई, क्या होती है? वन की देवी होती है बंजारिन माई। किसकी? वन की देवी होती है, खैर माई और बंजारिन। इसके पश्चात रात माई, रात्रि की देवी होती है, ठीक है, भूत प्रेतों को ये लोग मानते हैं, उसकी रक्षा के लिए, उनसे रक्षा के लिए किसकी अर्चना करते हैं लोग? रात माई की अर्चना करते हैं। साथ ही शारदा माई और शीतला बाई की भी अर्चना करते हैं। अब देख लेते हैं विवाह कि गोंड में किस किस प्रकार के विवाह होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो समगोत्री विवाह क्या है यहाँ पे? वर्जित है। किसमें? गोंड में समगोत्री विवाह वर्जित है। लेकिन मामा बुआ के बच्चों का जो आपस में विवाह होता है उसे दूध लौटा हुआ विवाह बोलते हैं। क्या? मामा फुआ के जो बच्चे होते हैं, मामा बुआ के जो बच्चे होते हैं, उनके बीच जो विवाह होता है उसे दूध लौटा हुआ विवाह कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही आईएमपी है। अब सबसे पहले पठोनी विवाह, ठीक है, पठोनी विवाह। इसमें कहते हैं लड़की की बारात जाती है लड़के के घर, लड़की की बारात जाती है, ठीक है, लड़के वाले क्या? किसमें? पठोनी विवाह में। इसके पश्चात चढ़ विवाह, है ना, लमसेना विवाह, हर जमाई विवाह जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें क्या होता है? लड़का लड़की वाले के यहाँ जाके ससुर की सेवा करता है, लमसेना विवाह में। इसके पश्चात भगेली विवाह, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेम विवाह या फिर गंधर्व विवाह भी बोलते हैं, ठीक है, भगेली विवाह, भगेली विवाह को। फिर बालात विवाह, इसमें क्या? लड़का बलपूर्वक शादी करता है, किससे? लड़की से। कौन सा? बालात विवाह। इसके पचास विधवा विवाह, विधवा विवाह हमेशा किसके साथ होगा? देवर के साथ होंगे, ठीक है, विधवा विवाह। अब देखेंगे प्रमुख त्योहार गोंड से संबंधित कौन कौन से त्योहार हैं। सबसे पहले तो बिद्री, बिद्री, बिद्री क्या होती है? अकाल से बचने के लिए पूजा करना। किसके लिए? अकाल से बचने के लिए पूजा करना, ठीक है, बिद्री। बिद्री के पश्चात बगबंदी, ठीक है, बगबंदी होता है क्या? गुरु पूर्णिमा में, गुरु पूर्णिमा में पलाश की जड़ों को ला करके अर्चना करते हैं, ठीक है। हरडेली, हरडेली के पश्चात नवाखानी, जवारा, मंडई। मंडई क्या है? कार्तिक माह में होता है, दिवाली के पश्चात, ठीक है। फिर क्या है? झेरता या फिर घेरता जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? प्रमुख त्योहार। अब इसके पश्चात नृत्य गीत। देखिए, जो हमारे जो टॉपिक है, जनजातियों की विशेष कला उत्सव, बोली परिवार, ठीक है, बोली साहित्य। तो मैं आपको सारी जनजातियों हमें जो हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग, उन जनजातियों में मैं आपको सारी चीज बता दूंगा। तो हमारे दो तीन टॉपिक इसमें कवर होते जा रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि मैं अलग से आपको उनके त्योहार बताऊं और वहां पर फिर प्रत्येक जनजातियों का बारे में बताऊं। तो मैं उसी जनजाति के बारे में
एक ही जगह में आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान रखते चलिए या लिखते चलिए, ठीक है। इसके पश्चात इनमें प्रमुख नृत्य और गीत कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले कर्मा नृत्य, जिसे गिनीज वर्ड, ठीक है। कर्मा नृत्य, कर्मा के पश्चात शैला नृत्य, ठीक। शैला नृत्य के पश्चात भड़ोनी नृत्य, ठीक है। विवाह के समय मंडप के नीचे किया जाता है ये। बिरहा नृत्य, ठीक। इसके पश्चात कहरवा नृत्य, कौन सा, कहरवा नृत्य, कौन, कहरवा ताल में होता है ये, ठीक है। इसके पश्चात सजनी नृत्य, जुआ नृत्य, गेडी नृत्य सुना होगा आपने, रीना नृत्य सुना होगा, एबाल तोल नृत्य सुना होगा, ठीक है। ये क्या होंगे, प्रमुख नृत्य होंगे। अब प्रमुख गीत कौन कौन से होंगे, रामायणी, पंडवानी, गोंडवानी। रामायणी, पंडवानी, गोंडवानी। आपने प्रमुख पंडवानी गायिका का नाम सुना होगा, तीजन बाई, ठीक है। छत्तीसगढ़ की है ये, बहुत ही फेमस लोक गायिका रही है तीजन बाई। तो देख लेते हैं फिर से, प्रमुख नृत्य कौन कौन से होंगे, कर्मा नृत्य, शैला नृत्य, भड़ोली नृत्य, ठीक है। फिर क्या है, बिरहा नृत्य, कहरवा नृत्य, सजनी नृत्य, सुआ नृत्य, ठीक है। गेडी नृत्य, रीना नृत्य, एबाल तोड़ नृत्य, ठीक है। और प्रमुख गीत कौन कौन से होंगे, रामायणी गीत, पंडवानी गायन और गोंडवानी गायन, ठीक है, गोंडवानी। इसके पश्चात चित्रकला कौन कौन सी होगी इनकी, एक तो नोहरा ढोरा चित्रकला होगी, कौन सी, नोहरा डोरा चित्रकला, ठीक है। और एक क्या है, गोदना, ठीक है। गोदना कितने प्रकार के होते हैं, मेंस में पूछा था, 4 प्रकार के गोदना होते हैं। एक होते क्या, गोंड गोदना, इसके पश्चात दूसरा क्या होगा, बैगा गोदना, ठीक, उराव गोदना और भील गोदना। 4 प्रकार के गोदना होते हैं। 2023 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, है ना, कि गोदना क्या है, गोदना के प्रकारों का वर्णन करें, ठीक है। इसलिए मैंने आपको यहीं पर बता दिया, ठीक है। तो कौन कौन सी चित्रकला इनकी, नोहरा डोरा कहाँ पर, जो दीवारों में स्त्रियों के द्वारा बनाई जाती है। दूसरी क्या है, गोदना, शरीर में स्थलाकृत, शरीर में विभिन्न प्रकार के चित्रों का ये समावेश करते हैं। इसके पश्चात दूसरी हमारी प्रमुख जनजाति है, सबसे बड़ी प्रदेश की जनजाति कौन सी है, भील। कितनी जनसंख्या है इसकी, 38% जनसंख्या है मध्य प्रदेश में, ठीक है। प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। एकलव्यों को अपना पूर्वज मानते हैं, किसको, एकलव्यों को अपना पूर्वज मानते हैं, ठीक है। भील शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, कन्नड़ शब्द भील से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, धनुष, ठीक है। आपने एक सुना होगा पुंसा भील। पुंसा भील क्या है, महाराणा प्रताप के साथ इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, किसने, पुंसा भील ने, ठीक है। बहुत आईएमपी है। और ये अपने आप को कौन सी प्रजाति मानते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट प्रजाति है, कौन सी, भील, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट। इनका निवास कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी प्रदेश में, ठीक है, ये वाले क्षेत्र में, ठीक है। भीलों का निवास को क्या बोलते हैं, फाल्या बोलते हैं। भीलों का निवास क्या कहलाता है, फाल्या कहलाता है। लेकिन इनका घर क्या कहलाता है, कू कहलाता है, ठीक है। अब इसके सामाजिक संगठन में कौन कौन होंगे, सबसे पहले तो पटेल होगा, जो गांव का प्रमुख होगा, ठीक है। इसके द्वारा ही सामाजिक एवं प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। और ये कैसा पद है, वंशानुगत पद है पटेल का। पटेल के पश्चात तड़वी, ठीक है, पटेल का सहायक होता है तड़वी। तड़वी के पश्चात डहला। डहला क्या होता है, ग्राम का प्रमुख वयोवृद्ध व्यक्ति होता है। इसके पश्चात बड़वा। बड़वा क्या होता है, ओझा का काम करता है। कौन, बड़वा। बड़वा किसका काम करता है, ओझा का काम करेगा। कोटवार। कोटवार क्या होता है, चौकीदार होता है। और ये क्या करता है, तड़वी के आदेशों को पूरे गांव में प्रसारित करने का काम करता है, कौन, कोटवार। कोटवार के पश्चात गायक। गायक क्या होता है, देवी देवताओं की गाथा सुनाता है। और बारती। बारती क्या होता है कि सामूहिक भोजन के अवसर पर वितरण की व्यवस्था करता है, कौन, बारती, ठीक है। ये क्या होगा, जनजातियों का सामाजिक संगठन, पितृसत्तात्मक समाज है, सबका मालूम ही है। अब देखते हैं विवाह संस्कार कौन कौन से होते हैं भीलों में। सबसे पहले मंगनी विवाह, कौन सा, मंगनी विवाह। इसमें क्या होता है, भंजारी या मध्यस्थ के माध्यम से होता है, ठीक है। इसमें वधु मूल्य दिया जाता है, कौन सा, वधु मूल्य। और वधु मूल्य को कौन सा प्रथा बोला जाता है, दाफा प्रथा। और दाफा प्रथा को समाप्त करने के लिए कौन सा, साथीदार आंदोलन चलाया जा रहा है, कौन सा, साथीदार आंदोलन चलाया जा रहा है, ठीक है। फिर क्या, भगोरिया विवाह। जो भगोरिया हाट लगता है उसमें जो विवाह संपन्न किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, भगोरिया विवाह, ठीक है। लुगड़ा लगड़ी विवाह। लुगड़ा लाड़ी विवाह, ठीक है। इसमें कपड़ों के माध्यम से विवाह संपन्न किया जाता है। आई भरन्या विवाह, इसी क्या बोलते हैं, आई भरन्या विवाह, क्या बोलते हैं, घर घुस्ती विवाह भी इसका दूसरा नाम है, क्या, घर घुस्ती विवाह। फिर क्या, धारणा विवाह, ठीक है, एक से अधिक पत्नियां रखने का इजाजत है इसमें। फिर क्या, नतरा विवाह। नातरा विवाह को क्या बोलते हैं, विधवा विवाह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विधवा विवाह, विधवा विवाह। अब देखते हैं कौन कौन से नृत्य, पुनः एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मंगनी नृत्य, भगोरी नृत्य, लुगला लाड़ी विवाह, आई भरन्या विवाह, धारणा विवाह और नतरा विवाह, ठीक है। अब भीलों की उप जनजातियां कौन कौन सी है, सबसे पहले तो भील भिलाला,
भील, भिलाला, राठ और पटारिया, क्या पटालिया, क्या है इसकी प्रमुख उप जनजातियां। लेकिन देखिए उमड़ी भी याद रखिए आप, उमड़ी कहाँ निवास करती, गुना शाजापुर में निवास करती, ठीक है। तड़वी क्या है, ऐसे भील जिन्होंने किसको अपना लिया है, इस्लाम को अपना लिया है, ठीक है। फिर अब इनके प्रमुख देवता कौन कौन होंगे, सबसे पहले तो बाप देव, ठीक है, हाजा देव, कल देव, ठीक है। फिर क्या है, सावन माता, भैरव देव, भैरव देव बहुत आईएमपी है, युद्ध के समय इनकी अर्चना करते हैं लोग, है ना। जसमा देवी, जसमा देवी यहाँ पे कौन सी है, वन की देवी है, ठीक है। होवड़ माता, होवड़ माता क्या है, प्राकृतिक जो आपदाएं आती है उनसे रक्षा के लिए। और जो शीतला माता होती है वो शारीरिक रोगों से रक्षा के लिए अर्चना की जाती है, किसकी, शीतला देवी की। तो फिर से देख लेते हैं, बाप देव, ये क्या होते हैं, प्रमुख देव होते हैं, इंद्र देवता की श्रेणी में रखा गया इनको। ख्वाजा देव पशुओं की रक्षा करते, दिवाली के समय इनकी पूजा की जाती है। गल देव क्या होते हैं, आपकी मनोवांछित आवश्यकता, मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने का काम करते हैं। क्या, भैरव देव, भैरव देव क्या, युद्ध के समय, युद्ध जाते समय इनकी अर्चना की जाती। इसके पश्चात गोवर्ण देव, प्राकृतिक प्रकोपों से रक्षा करते, शीतल माता शारीरिक रोगों से रक्षा करते। अब इनके प्रमुख लोक उत्सव कौन कौन से देख लेते हैं हम लोग। भगोरिया, भगोरिया आपको मालूम है, भगोरिया फाल्गुन माह में संपन्न किए जाने वाला प्रणय पर्व है, कौन सा, भगोरिया, ठीक है। भगोरिया के पश्चात गल, गल कब होता है, ये मनोती पर्व है और होली के अगले दिन होता है ये, ठीक है, दूसरे दिन। गल के पश्चात गढ़, गढ़ भी क्या आता है, होली के 12वें 13वें दिन के बाद होता है, ठीक है। फिर क्या है, ढोडी, ढोही, इसके पश्चात डोहा, डोहा भी क्या है कि इनका मनोती पर्व है, ठीक है। भगोरिया 3 भागों में होता है, आपको मालूम है। सबसे पहले भगोरिया, भगोरिया के पश्चात क्या होता है, गोल गधेड़ो, गोल गधेड़ो, और गोल गधेड़ो के पश्चात क्या होता है, उजाड़िया, ठीक है। कितने, भगोरिया 3 दिन चलता है, गोल गधेड़ो 2 दिन चलता है, और उजाड़िया कितने दिन चलता है, 3 दिन चलता है, ठीक है। ये हो गया क्या, वहाँ भीलों की एक प्रमुख प्रथा है, हलमा प्रथा। इसमें क्या है, कृषि उपकरणों को उधार लेकर के वो क्या करते हैं, कृषि कार्यों को पूर्ण करते हैं। अब देखते हैं भीलों के नृत्य कौन कौन से हैं। मैं अब आपको केवल नाम बताता चलूंगा, ऐसे में क्या है, 3-4 घंटे का लेक्चर हो जाएगा हमारा। भगोरिया नृत्य, ठीक है, दूधिया नृत्य, इसके पश्चात ग्रहर नृत्य, कौन सा, ग्रहर, इसके पश्चात डोहा नृत्य, वीरवाल्या नृत्य, ठीक है, लातमार साला नृत्य, पूछ सकता है, लातमार सारा साला नृत्य, फिफारिया नृत्य, ये 3 नंबर में पूछ चुका है, फिफारिया नृत्य, ठीक है। करबी नृत्य। अब इनकी चित्रकला कौन कौन सी, सबसे पहले तो गोतरेज, कौन सी, गोतरेज, इसमें क्या है, दीवारों, पशु पक्षी एवं अस्त्र शस्त्र का चित्रांकन किया जाता है। इसके पश्चात पिथोरा, पिथोरा तो आप जानते ही हैं, ठीक है, इनके ये भित्ति चित्र है ये। इसके कलाकार को क्या बोला जाता, क्या बोलते हैं, लिखंद्रा बोला जाता है। और इसमें घोड़े का, घोड़े की आकृति या चित्र बनाया जाता है। और प्रमुख चित्रकार कौन से इसमें, भूरी बाई, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है, और पेमा फाल्या, ठीक है, ये प्रमुख चित्रकार है। फिर क्या है, इसमें एक और एक चित्रकारी होती, गतला, ठीक है, ये मृतक की याद में स्मृति चित्रकला है, ठीक है, मृतक की याद में स्मृति चित्रकला। इसके पश्चात दूसरी हम नेक्स्ट जनजाति देखेंगे, कौन सी, सहरिया जनजाति। कौन सी, सहरिया जनजाति, जो कहाँ पे निवास करती, मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में निवास करती, श्योपुर और भिंड में, ठीक है। इस सहरिया का अर्थ क्या होता है, शेर के साथ रहने वाला, ठीक है। और ये स्वयं को क्या मानते, भीलों का छोटा भाई मानते, किसको, स्वयं को भीलों का छोटा भाई मानते। तो इनका जो रहने का स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं, सहराना बोलते हैं, किस, क्या बोलते हैं, सहराना। और सहरियाओं का सामाजिक संगठन की बात करें तो ये पितृसत्तात्मक समाज है। इनके समाज में कौन कौन होते हैं, सबसे पहले खुटिया पटेल होता है, ठीक है, जो गांव का प्रमुख होता है। फिर प्रधान होता है, ठीक है, प्रधान के पश्चात कोटवार होता है। फिर बरई होता है, बरई का काम क्या है, संदेश वाहक का काम होता है। और क्या होता है, भोपाल, भोपाल यहाँ पे क्या करेगा, झाड़ फूक का काम करेगा, कौन, भोपाल, ठीक है। और विवाह कौन से होते हैं इनमें, शहरियाओं में कौन कौन से विवाह होते हैं, सबसे पहले तो झगड़ा विवाह होता है, कौन सा विवाह, झगड़ा विवाह। इसमें क्या होता है, विवाहित स्त्री प्रेमी के साथ भाग जाती है, किसमें, झगड़ा विवाह में, ठीक है। इसके पश्चात विधवा विवाह, देवर के साथ होता है विधवा विवाह। और फिर क्या है, धार फेरा विवाह। धार फेरा विवाह क्या है, यदि पूर्व में शादी आपकी फिक्स हो चुकी है तो आपको प्रलोभन दे करके उस शादी को तोड़ा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, धार फेरा विवाह। अब देखते हैं प्रमुख देवता कौन कौन से शहरियाओं के। ठाकुर देव, जो क्या होते हैं, ग्राम के देवता होते हैं। भैरव देव, ये क्या होते हैं, निसंतान दाम्पत्य को संतान
प्राप्ति के लिए इनकी मनोकामना कर सकते हैं आप किसकी, भैरव देव की। नाहर देव, इसमें शेर की पूजा करते हैं ये लोग, ठीक है। परित देव, पारित देव, इसमें क्या है, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं उनके चबूतरा बना दिया जाता है और उनकी सेवा अर्चना की जाती है। कारस देव, कारस देव क्या, सर्प के काटने पर इस देवते की अर्चना की जाती है। फिर क्या है, नरसिंह देव, ठीक है। नरसिंह देव के पश्चात हीरामन देव, ये प्रमुख देवता हैं किसके, सहरिया जनजाति के, ठीक है। तो ये हो गई क्या, हमारी प्रमुख सहरिया जनजाति की, ठीक है। अब इनका जो नृत्य होता है, कौन सा नृत्य होता है, आपने सुना होगा, लहंगी नृत्य, ठीक है। जनजा शहरियाओं का प्रमुख नृत्य है कौन सा, लहंगी नृत्य, आईएमपी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट जनजाति कोरकू। कोरकू कहाँ निवास करती, बैतुल के आसपास में निवास करती। कोरकू का अर्थ क्या होता है, मनुष्यों का समूह होता है, क्या होता है, मनुष्यों का समूह, ठीक है। अब देखते हैं इनकी इनकी उपजातियां कौन कौन सी कोरकू की, मोवा, मोवासी, ठीक है। मोवासी कहाँ मिलेगा आपको, छिंदवाड़ा में। रूमा, ठीक है। बोडोया, नाहार, ठीक है। बंदोरिया, बंदोरिया कहाँ मिलेगा आपको, पचमढ़ी में मिलेगी, ठीक है। ये क्या है, इनकी उप जनजातियां हैं, ठीक है। और कौन 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 से मिलेंगे इसमें आपको, राय कोरकू, राय कोरकू का सिंपल तौर पर होता है धनी कोरकू, जिनके पास पैसा अधिक होता है। पथरा कोरकू यानी कि गरीब कोरकू, कौन से, पथरा कोरकू, गरीब कोरकू, ठीक है। कहाँ मिलेंगे आपको ये, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, खंडवा और जबल बुरहानपुर में मिलेंगे। और इनकी उत्पत्ति स्थान कौन सा, सावलीगढ़, सावलीगढ़ से इनकी उत्पत्ति हुई, किनकी, कोरकुओं की, ठीक है। और इनके पूर्वज क्या कहलाते हैं, मूला मुलाई कहलाते हैं इनके पूर्वज, ठीक है। इनकी जो कृषि पद्धति है, कौन सी कृषि पद्धति है, बदलावा कृषि पद्धति है। अब इसमें विवाह कौन कौन से होते हैं कोरकुओं में, सबसे पहले तो लमजना विवाह, ठीक है। कौन सा विवाह, लमजना विवाह, आपको मालूम ही है। इसके पश्चात चिथोड़ा विवाह, चिथोड़ा विवाह क्या, मध्यस्थों के द्वारा किए जाने वाला विवाह है। राजा बाजी प्रथा, ठीक है, लड़का लड़की भाग करके शादी कर लेते, किसमें, राजा राजी बाजी विवाह में। फिर क्या, मंगनी विवाह, ठीक है। और फिर कौन सा, विधवा विवाह, ठीक। ये क्या है, इसके प्रमुख विवाह कौन कौन से, लमजना विवाह, चिथोड़ा प्रथा, राजाबाजी विवाह, इसके पश्चात मंगनी विवाह और फिर विधवा विवाह, ठीक। और कौन कौन से देवता की पूजा करते हैं लोग, महादेव की पूजा करते हैं, रावण की पूजा करते हैं, ठीक है। तो रावण की पूजा कब करते हैं, होली के समय करते हैं। मेघनाथ की पूजा करते हैं, मेघनाथ खंभ को बना करके, ठीक है। पूछ सकते हो लोग, रावण को पूजने वाली जनजाति कौन सी, कोरकू जनजाति, ठीक है। इसके अतिरिक्त ये किसकी किसकी पूजा करते हैं, ये महावीर देव की पूजा करते हैं, किसकी, महावीर देव, ठीक। खनेरा देव, इसकी खनेरा देव की पूजा करते हैं, बहुत ही आईएमपी। और खेड़ा देव, खेड़ा देव कौन से, इनके कृषि देवता है, खेड़ा देव कौन से, कृषि देवता है, बहुत ही आईएमपी है ना, आपको याद करते चलना, ठीक है। अब इसमें सामाजिक संगठन कोरकुओं का क्या होता है, इसमें होता है क्या, पडियार, ठीक है। कोरकुओं कोरकुओं के अति विशिष्ट व्यक्ति माने जाते हैं क्या, पडियार। पडियार के पश्चात भूमका, भूमका क्या होते हैं, शादी विवाह तथा अन्य मांगलिक कार्यों को संपन्न कराते हैं, भूमका। पंचायत होती है इनकी, ठीक है। पंचायत में कौन होगा, पटेल होगा, महाजन होगा, ठीक है, महाजन। फिर क्या होगा, चौधरी होगा इसी में। फिर एक घेट्या होगा और घेट्या के बाद मुकरी होगा, ठीक है। अब कोरकुओं के प्रमुख नृत्य कौन कौन से, सबसे पहले दशहरा नृत्य, दशहरे के पश्चात थापटी नृत्य, जैसे थापटी नृत्य क्या, चिटकोरा वाद्य यंत्र के माध्यम से किया जाता है, वैशाख में किया जाता है और स्त्री प्रधान नृत्य है ये, ठीक है। इसके पश्चात चाचरी नृत्य, पोंगलिया नृत्य, दाहाल नृत्य, डोडबली नृत्य, ये आईएमपी नृत्य हैं किसके, कोरकू जनजाति के। आपने सुना होगा गंजन सिंह कोरकू, प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व में क्या, गंजन सिंह कोरकू, कौन, गंजन सिंह कोरकू। इन्होंने कब भाग लिया था, जंगल सत्याग्रह में भाग लिया था। कब हुआ था जंगल सत्याग्रह, 1930 में हुआ था, ठीक है। मैंने यही बता दिया जो मुझे याद आया, ठीक है। ये क्या होगा, कोरकू से संबंधित प्रमुख प्रावधान, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बैगा जनजाति, क्या, बैगा जनजाति, ये क्या है, पुरोहित है ये। बैगा का अर्थ होता है पुरोहित, ठीक है। इनका अर्थ भूमिया भूमिज भी होता है। इनकी उत्पत्ति किससे मानते हैं वो लोग, नागा बैगा और नागिन से मानते हैं, नागा बैगा और नागा बैगिन से, ठीक है। और रसल ने, जो रसल और हीरालाल जो हिस्टोरियन रहे हैं, उन्होंने बैगाओं को भूमिया माना है, क्या माना है, बैगाओं को भूमिया माना है। और कहाँ पर मिलेंगे आपको, मध्य मालवा डिंडोरी वाले क्षेत्र में मिलेंगे, कौन, बैगा जनजाति, ठीक है। बैगा जनजाति की उपजाति कौन कौन सी, नरोतिया, भरोतिया, नरोतिया, भरोतिया, रमैना, कटमैना और रायमैना, कौन, नरोतिया, भरोतिया, रायमैना, कटमैना, रमैना, ठीक है। बिंझवार आपने सुना होगा, अमीर या संपन्न बैगा होते हैं, कौन, बिंझवार, ठीक है।
ये हो गया। और कहाँ पे मिलेंगे इनके जो क्षेत्र होता है बैगाचक क्षेत्र, कहाँ मिलेगा आपको, डिंडोरी में मिलेगा, ठीक है। कौन सा क्षेत्र, बैगाचक क्षेत्र मिलेगा। अब इनका प्रमुख सामाजिक संगठन देख लेते हैं कौन कौन थे, मुकद्दम, दीवान, दीवान के पश्चात शमरत, कोटवार और तवार। तवार क्या होता है, यहाँ पे पंडा का कार्य करता है, पुरोहित का कार्य करता है, ठीक है। जो मुकद्दम होता है गांव का प्रमुख होता है, दीवान क्या होता है उसका सहायक होता है, सम्रत क्या होता है सामूहिक भोज को संपन्न कराने में काम करता है, और जो कोटवार होता है शासकीय सेवक होता है या चौकीदार होता है, ठीक है। ये हो गया। अब विवाह कौन कौन से प्रचलित है बेगांव में, सबसे पहले तो इसमें समजाति विवाह की अनुमति नहीं है, ठीक है। समगोत्री विवाह नहीं होते, तो देख लेते कौन कौन से विवाह। सबसे पहले चढ़ विवाह, ठीक है। चढ़ विवाह क्या है, लड़के वाले शराब लेकर लड़की वाले के यहाँ जाते हैं, किसमें, चढ़ विवाह में। इसके पश्चात उठवा विवाह, उठवा विवाह क्या है, लड़की वाले बारात लेकर जाते हैं लड़के वाले के यहाँ, ठीक है। इसके पश्चात चोर विवाह, चोर विवाह किसके द्वारा संपन्न किया जाता है, पंचायत के द्वारा। बहुत ही आईएमपी है, बेगांव में चोर विवाह किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है, पंचायत के द्वारा संपन्न करवाया जाता है। इसके पश्चात उधारिया विवाह, इसमें क्या है, रिश्तेदारों के यहाँ जाकर के, ठीक है, रिश्तेदारों के यहाँ जाकर के रहते हैं, और रिश्तेदारों के द्वारा जो शादी कराई जाती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, चोर विवाह कहते हैं, कौन, बैगा लोग। फिर क्या, पैठुल विवाह, ठीक है। क्या है, पैठुल विवाह, ये क्या है, आईएमपी विवाह होगा किसके, बैगांव के। तो हम लोग देख लेते हैं बैगांव के नृत्य कौन कौन से हैं, ठीक है। बैगांव के नृत्य कौन कौन से, सबसे पहले तो बिलमा नृत्य। एक बिलमा नृत्य क्या है, कि बारात जाते समय लड़के वाले के यहाँ किया जाता है, कौन सा नृत्य, बिलमा नृत्य। बिलमा के पश्चात क्या, कर्मा नृत्य, बारात पहुंचते समय कर्म देवता की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, कौन सा, कर्मा नृत्य। फिर क्या, परधोनी नृत्य। परधोनी नृत्य कब किया जाता है, लड़कियों के घर में किया जाता है, जब बारात पहुंच जाती है तो परधोनी नृत्य किया जाता है। और नृत्य कौन से होंगे इसमें, दशहरा नृत्य, ठीक है। झरपट नृत्य सुना होगा आपने, झरपट नृत्य कर्मा नृत्य का भाग होता है झरपट नृत्य। इसके पश्चात रीना नृत्य, ठीक है। सजनी दीवानी नृत्य, सजनी दीवानी नृत्य, बिलमा नृत्य, कर्मा नृत्य, परधोनी नृत्य, दशहरा नृत्य, ठीक है, सजनी नृत्य और झरपट नृत्य, ये क्या है, इसके प्रमुख नृत्य हैं। देखिए अब इनमें भी वही है, भोजन का क्या है इनका, सुबह का भोजन बासी, दोपहर का भोजन पेज, और शाम का भोजन क्या कहलाता है, ब्यारी कहलाता है, ठीक है। गुदना प्रिय जनजाति है कौन सी, बैगा। मैंने बताया भी था 4 प्रकार के गुदना होते हैं, उसमें से बैगा गोदना है, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, जो गोदना करते हैं उनको गोंधारिन के नाम से जाना जाता है। प्रमुख देवता कौन से होंगे, बड़ा देव, ठीक है। बड़ा देव किस वृक्ष पे निवास करेंगे, साज वृक्ष पर निवास करते हैं, ठीक है। नारायण देव क्या करते हैं, नारायण देव कुल देवता होते हैं इनके, कौन से, नारायण देव कुल देवता होंगे। ठाकुर देव विपत्ति तथा रोगों की रक्षा करेंगे, इसकी विपत्ति तथा रोगों से रक्षा करेंगे। फिर क्या होती है, खैर माई, खैर माई क्या होती है, ग्राम का रक्षा करने वाली देवी होती है, ठीक है। बंजारिन माई किस वन देवी कहलाती है, ठीक है। अब देखेंगे बेगांव के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं, आईएमपी है क्योंकि हमारे सिलेबस में त्योहार भी लिखा हुआ है। बिद्री नृत्य, ठीक है, बीज बोने से पूर्व किया जाता है, कौन सा, बिद्री नृत्य, अकाल से रक्षा के लिए। इसके पश्चात क्या है, हरेली नृत्य, हरेली नृत्य क्या है, सावन की अमावस्या में पूजा की जाती है हरेली नृत्य के लिए। झेरता नृत्य क्या, बच्चों का त्योहार है ये, कौन सा, झेरता नृत्य। पोला क्या है, बैलों की पूजा की जाती है, पशुओं की पूजा की जाती है। नारबोध, नारबोध क्या है, पोला के अगले दिन किया जाता है, ठीक है। और हाल ही में बैगा जनजाति को बैगा में गाइड के रूप में नियुक्त किया गया। तो बैगा लोग वहां पे किसका कार्य कर रहे हैं, गाइड का काम कर रहे हैं, कहाँ पे, कान्हा नेशनल पार्क में, ठीक है। और बैगा में एक मृत्यु प्रथा होती है, कौन सी है, सामरा प्रथा। कौन सी प्रथा, सामरा प्रथा क्या है, मृत्यु प्रथा है, मृत्यु संस्कार है, कौन सी, सामरा, ठीक। क्या करते हैं, इनका आर्थिक कार्य क्या है, ये धरती को अपनी माता के स्वरूप में पूजते हैं, ठीक है। और किस प्रकार की खेती करते हैं, बेवार खेती करते हैं, पोंडू या दैया खेती करते हैं, ठीक है। कौन सी, बेवार, पोंडू या दैया खेती। इसमें इनमें एक पोदा प्रथा होती है, जैसे भीलों में हलमा प्रथा होती है, वैसे ही बैगांव में कौन सी प्रथा होती है, पोदा प्रथा। इसमें क्या होता है, कृषि हेतु वह उपकरणों को क्या उधार में लेते हैं, किससे, अन्य लोगों से लेते हैं, ठीक है। तो ये होगा क्या, हमारी प्रमुख बैगा जनजातियों से संबंधित प्रमुख जानकारियां, ठीक है। इसके पश्चात देखेंगे हम लोग भारिया जनजाति। ये भारिया जनजाति कहाँ निवास करती है, छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में, पतालकोट वाले क्षेत्र में, तामिया तहसील के अंतर्गत आता है, ठीक है। भारिया का अर्थ क्या होता है, ज्ञान का अभाव। इनकी बोली कौन सी, भरियाटी, भरियाटी। तो फिर भारिया का अर्थ क्या होता है, भार ढोने का कार्य करने का, इसे क्या कहा जाता है, भारिया कहा जाता है। किससे संबंधित है, द्रविड़ियन से, द्रविड़ियन परिवार से संबंधित। कौन सी जनजाति,
भारिया जनजाति, ठीक है। इन्हें 1981 में जंगलियों का जंगली कहा है। इसे भारिया जनजाति अति पिछड़ी जनजाति है और कहाँ पर निवास करती है, पतालकोट में निवास करती है, ठीक है। और ये शिकार प्रिय जनजाति और गोंडों को अपना बड़ा भाई मानते हैं। किसको, गोंडों को अपना बड़ा भाई मानते हैं। अब इनके जो सामाजिक संगठन होगा उसमें कौन होगा, पटेल, पटेल के पश्चात भूमका, भूमका के पश्चात पडियार, पडियार के पश्चात क्या, कोटवार, कोटवार के पश्चात स्थाना व्यक्ति। ये क्या होगा, प्रमुख संगठन होते हैं इनके सामाजिक संगठन। पितृसत्तात्मक समाज रहता है लेकिन महिलाओं को भी समान अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। पंचायत का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। स्त्री पुरुष का दर्जा बराबर होता है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि इनका एक आईएमपी फैक्ट है, याद रख लीजिए। देव बिहारी घास से बनी झाड़ू को ये विक्रय करने का काम करते हैं या फिर झाड़ू बनाने का काम करते हैं। कौन सी, एक घास होती है देव बिहारी घास, ठीक है। उसके माध्यम से या उसके द्वारा कच्चे माल के रूप में उसको प्रयोग करते हैं और झाड़ू बनाने का काम करते हैं। अब विवाह कौन कौन से होते हैं भारिया में, सबसे पहले मंगनी विवाह, आपको मालूम है मंगनी विवाह होता क्या है। इसके पश्चात लमसेना विवाह भी आपको मालूम है होता क्या है। राजाबाजी विवाह, राजी बाजी विवाह, इसमें लड़का लड़की प्रेम विवाह जिसको बोल सकते हैं हम लोग। फिर क्या है, विधवा विवाह। अब इनमें नृत्य कौन कौन से होंगे भारियाओं में, एक तो होगा भड़म नृत्य। भड़म को कौन करेगा, पुरुष प्रधान नृत्य होगा। कौन सा, भड़म नृत्य। जो सैतम होगा वो कौन करेंगे, स्त्री प्रधान नृत्य होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, भारिया से संबंधित प्रमुख फैक्ट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इनके त्योहार कौन कौन से भारियाओं के। तो सेम त्योहार आपको मिलेंगे, जैसे आपने सुना होगा बिद्री, ठीक है, गोंडों में भी होता है ये, बैगांव में भी होता है। नवा खानी, जब फसल पक जाती तब नवा खाते हैं ये लोग, नया खाते हैं। पोला नारबोध इनके प्रमुख नृत्य हैं, ठीक है। और इनके प्रमुख देवता ये भी किसकी पूजा करते हैं, ये मेघनाथ की पूजा करते हैं। किसके माध्यम से, मेघनाथ खम्भ के माध्यम से। अब इसमें कौन कौन से देवता होते हैं तो देख लेते हैं। भारियाओं के देवता बड़ा देव, ठीक है, ग्राम की रक्षा करते हैं। कौन से, बड़ा देव। बड़ा देव के पश्चात दूल्हा देव, दूल्हा देव के पश्चात मेघनाथ, ठीक है। होली दहन के पश्चात पूजा करते हैं मेघनाथ खम्भ के माध्यम से। हरदोल, हरदोल की पूजा करने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र जनजाति कौन सी है, भारिया जनजाति, ठीक है। हरदोल कौन से, चंदेल वंशी ना, आपको याद होगा हिस्ट्री। भीमसेन देव, भीमसेन देव क्या, विवाह का देवता माना जाता है इनको, विवाह के लिए पूजते हैं इनको, ठीक है। तो ये हो गई क्या हमारी, कौन सी जनजाति, भारिया जनजाति। अब इसके पश्चात देखेंगे हम लोग क्या, कोल, ठीक है। कौन सी, कोल जनजाति। कोल क्या है, ऑस्ट्रिक परिवार से अपने आप को मानती है और सबसे प्राचीन जनजाति है। कौन सी, कोल जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति, ठीक है। आपने सुना होगा सबरी, सबरी तो राम जी को जिन्होंने बेर खिलाया था वो भी कोल जनजाति से संबंधित है, ठीक है। इनकी उपजातियां कौन कौन सी होगी, रौतिया, रौतिया, रौतेला, कठोतिया और मवासी, ठीक है। और मवासी किसकी थी वहां पे, मवासी कोरकुओं की थी और मवासी किसकी है, कोल की है, ठीक है। क्या है, इनका वर्णन कहाँ मिलेगा आपको, पुराणों में भी मिलेगा, ठीक है, रामायण में भी मिलेगा, ठीक है। और इनकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, त्योथरगढ़ी है कहाँ पर, रीवा में, वहीं से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। अब इनके जो सामाजिक संगठन होगा इसमें कौन कौन होगा, मुखिया, मुखिया को क्या बोला जाता है इसमें, चौधरी बोला जाता है। फिर बरुआ होगा, बरुआ के पश्चात भुईहार होगा, ओझा होगा, पंडा होगा और न्यूतुआ होगा, ठीक है। सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है यहाँ पे, मुखिया होता है, ठीक है। बरुआ का काम क्या है, धार्मिक नेता होता है बरुआ, ठीक है। भुईतर क्या होता है, जड़ी बूटी का ज्ञान रहता है उसको या पंडित का काम करते हैं। न्यूतुआ क्या होता है, न्यूतिया ये आमंत्रण देने का कार्य करता है, ठीक है। कोलों की पंचायत को क्या बोलते हैं, मैयारी बन, मैयारी या फिर गोहिया पंचायत कहा जाता है। किसको, कोल की पंचायत क्या बोला जाता है, गोहिया पंचायत, फिर मैयारी। दो में से कोई एक नाम आएगा, मेंस में पूछा था 3 नंबर में, मैयारी क्या है करके, है ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर आपने सुना होगा कोल विद्रोह, कौन सा विद्रोह, कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831-32 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये, झारखंड वारखंड के पास में, नागपुर नागपुर के पठार के पास में हुआ था। इसके प्रमुख नेता कौन थे, सिद्धू कानू चांद भैरव, ठीक है। वो तो यहाँ मुझे फैक्ट याद आ गया, मैंने इसलिए आपको बता दिया, ठीक है। अब इनके नृत्य कौन कौन से होते हैं कोलों के, सबसे पहले तो दहका नृत्य, कौन सा होता है, दहका नृत्य, कौन कौन सा, दहका नृत्य सवाल जवाब की शैली में होता है। कहरा नृत्य, ये क्या होता है, कहरवा ताल पे होता है, कौन सा, कहरा नृत्य।
ठीक है। अब प्रमुख देवी देवता कौन से हैं इनके? सबसे पहले तो ये ठाकुर देवता की पूजा करते हैं। किसकी? ठाकुर देवता की पूजा करते हैं। बड़का देव, ठीक है, इसमें महादेव की पूजा करते हैं। अहीरा बाबा, ठीक है। घासी घमसान देव, घासी घमसान क्या होते हैं? इनके पूर्वज होते हैं, उनकी पूजा करते हैं ये, ठीक है। सन्नासी देव, सन्नासी देव दुर्गा पूजा के समय इनकी अर्चना करते हैं ये लोग, ठीक है। ये क्या है? इनके प्रमुख देवता होगा। किसके? कोल के। कोल, कोल की उपजनजाति कौन कौन सी है? सबसे पहले तो रौतिया, रौतेला, ठीक है। कठोतिया, कठोतिया है कोलों की, बताइए। कठोतिया, फिर मवासी, इनकी चार उपजनजातियां मिलेंगी। किसकी? कोलों की, ठीक है। इस और पुराणों में भी इनकी जानकारी मिलती है, ठीक है। पुराणों के पश्चात चंद्रवंश के राजा मंदार के पुत्र से इनकी उत्पत्ति माना जाता है। रामायण में भी इनका वर्णन है। और ठीक है, ये सबरी जो है, सबरी भी किससे संबंधित थी? कोल जनजाति से संबंधित थी, ऐसा माना जाता है। इनकी पंचायत को क्या बोलते हैं? गोहिया या फिर मैयारी बोलते हैं, ठीक है। दहका नृत्य इनका प्रमुख नृत्य है। किसका? कोलों का। कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है इनका? दहका नृत्य, ठीक है। कौन सा नृत्य? दहका नृत्य। और दहका नृत्य कैसा नृत्य होता है? सवाल जवाब की शैली में होता है दहका नृत्य। बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि दहका नृत्य पूछा जा चुका है ना प्रीलिम्स में। ये हो गई क्या हमारी? कोल जनजाति, ठीक है। बहुत ही आईएमपी है। अब कोल के बाद आपको ऐसी कुछ जनजातियों के नाम बताऊंगा जो, ठीक है, जो केवल उनका निवास स्थल आपको याद रखना है ना, ज्यादा कुछ उसमें आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि वही उनका निवास क्षेत्र पूछेगा और क्या कार्य करती है ये पूछेगा, ठीक है। बाकी आपको याद होगा, ये भी गुदना प्री जनजाति कौन सी? कोल जनजाति, ठीक है। तो ये हो गया क्या हमारा? कोल जनजाति। कोल जनजाति के पश्चात प्रमुख मध्य प्रदेश की जनजातियां देख लेते हैं हम लोग। जैसे आपने सुना होगा हल्बी जनजाति या हल्बा जनजाति, कहाँ मिलेगी आपको? बालाघाट में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? बालाघाट में मिलेगी, क्योंकि कौन सी? हल्बा जनजाति। बहुत ही आईएमपी, कौन सी? हल्बा जनजाति, ठीक। हल्बा के पश्चात आप याद रखिए पनिका जनजाति। कहाँ? पनिका जनजाति। पनिका जनजाति कहाँ मिलेगी आपको? ये कबीरपंथी के लोग हैं। कहाँ मिलेगी? सीडी शहडोल के आसपास मिलेगी। कौन सी? पनिका जनजाति ना। उराव जनजाति कहाँ मिलेगी आपको? वही पश्चिम पूर्वी वाले क्षेत्र में मिलेगी, ठीक है। कवार जनजाति, कौन सी जनजाति? कवार। कवार भी कहाँ मिलेंगे आपको? शहडोल के आसपास मिलेंगे। कौन से? कवार। कवार कहाँ मिलेंगे? शहडोल के आसपास। खैरवार जनजाति कत्था बनाने का कार्य करती है। कौन सी? खैरवार जनजाति। ये भी कहाँ मिलेगी आपको? पूर्वी वाले क्षेत्र में मिलेगी, ठीक है। शहडोल, उमरिया, सीधी वाले क्षेत्र में। इसके पश्चात धनुक जनजाति, बहुत ही आईएमपी है धनुक, ठीक है। कहाँ मिलेगी आपको? उज्जैन में मिलेगी। रतलाम, झाबुआ, भिंड, मुरैना के पास में मिलेगी, ठीक है। तोर जनजाति, तोर जनजाति कहाँ पर मिलेगी आपको? सागर, दमोह, छतरपुर, शिवपुरी में मिलेगी तोर जनजाति, ठीक है। फिर क्या है? बिंझवार जनजाति, बेगांव की जनजाति, आपको मालूम ही होगा। पाव जनजाति, पाव कहाँ मिलेंगे आपको? ये शहडोल में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? शहडोल में मिलेगी। कौन सी? पाव जनजाति, ठीक है। ये हो गई क्या? प्रमुख जनजातियां, ठीक है। हल्बा जनजाति आपको मालूम है, बालाघाट में मैंने बता दिया हूँ। ये हो गई क्या? मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। अब इसमें एक टॉपिक क्या है? घुमंतु जनजाति। कौन सी? घुमंतु जनजाति, ठीक है। घुमंतु या अर्ध घुमंतु जनजाति जिसको हम लोग बोलते हैं, घुमंतु जनजाति, ठीक है। ऐसी जनजाति जो लगातार इधर उधर घूमने का काम करती, उसे क्या बोलते हैं? घुमंतु या अर्ध घुमंतु या विमुक्त जनजाति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके नाम से विमुक्त जनजाति के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इनकी संख्या कितनी है? 51 है। कितनी है इनकी संख्या? 51, 51 में भी हम लोग बात करें तो 31 कौन सी जनजाति है? विमुक्त जनजातियां। कौन सी? 31 विमुक्त जनजाति है। और 30 कौन सी है? घुमंतु जनजाति है। 30 क्या है? घुमंतु जनजाति। देखिए, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 1999 में एक आयोग बनाया गया था, भीकू जी, भीकू रामजी इदाते इराते आयोग बना था। इसका कार्य क्या था? घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजातियों का विकास करना, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश सरकार ने 22 जून 2011 को, 22 जून 2011 को एक विभाग बनाया था, विमुक्त घुमंतु, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति विभाग। कब बना था? 22 जून 2011 को बनाया था। इनके लिए एक विभाग बनाया था, ठीक है। इसके अंतर्गत कितनी जनजातियां आती हैं? तो 51 जनजातियां आती हैं, ठीक है। इसमें से प्रमुख आपने सुना होगा पारधी,
ठीक है। बंजारा, ये सब किस में आती है? घुमंतु श्रेणी में आती है। ठीक है। कालबेलिया, नट, बेदिया, भाटू, बिजोरिया, ये सब क्या है? अर्धघुमंतु और घुमंतु जनजातियां हैं। ठीक है। आपने सुना होगा जो कालबेलिया जो जनजाति होती है वो सर्पदंश से संबंधित या फिर सर्प जो सांप काट देता है उसके उपचार के लिए जानी जाती है। कौन सी? कालबेलिया जनजाति। और कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को ने अपनी कौन सी विरासत सूची में शामिल किया है। ठीक है। ये क्या हो गई? अर्ध विमुक्त या विमुक्त जनजातियां। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होगी। हम लोग ने देख लिया है क्या? मध्य प्रदेश जनजातियों की संस्कृति, परंपरा, विशिष्ट कलाएं, लोक त्योहार, भाषा, उत्सव, होलियां। अब हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश में जनजातियों का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व का योगदान क्या रहा है? सबसे पहले आपको याद होगा भील। भील, भीलों से संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन है? बताइए। ठीक है। जिन्होंने 1857 की क्रांति में क्या लिया था? भाग लिया था। ठीक है। सही नाम बताइए कौन है? ठीक है। भील विद्रोह आपने सुना होगा, है ना? भील विद्रोह, इसके जो नेता कौन थे? सेवाराम थे। कब हुआ था भील विद्रोह? 1842 में हुआ था। कौन? सेवाराम। बहुत ही आईएमपी भील विद्रोह। ठीक है। फिर बुंदेला विद्रोह में भी भीलों ने भाग लिया था, है ना? फिर 1857 की क्रांति में कौन कौन ऐसे नेता थे जिन्होंने, जैसे आपने सुना होगा कौन से? टांट्या भील। ठीक है। टांट्या भील। ठीक है। ये क्या थे? ये भी निमाड़ क्षेत्र में इन्होंने भी 1857 की क्रांति के समय क्या किया था? विद्रोह किया था। ठीक है। ये हो गए हमारे। फिर टांट्या भील के पश्चात आपने सुना होगा खाज्या नायक। ठीक है। खाज्या नायक के पश्चात भीमा नायक ना, ये सब 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के विरुद्ध निडरता पूर्वक इन्होंने लड़ा था। ठीक है। आपको याद रखना है टांट्या भील। टांट्या भील को क्या बोला जाता है? इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। किसको? टांट्या भील को। ठीक है। और इनका समाधि स्थल कहाँ पर है? पतालपानी, इंदौर में। ठीक है। पतालपानी, इंदौर में। और इनका जो पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया? टांट्या मामा रेलवे स्टेशन रखा गया। ठीक है। टांट्या मामा भील के पश्चात देखेंगे हम लोग क्या? खाज्या नायक। खाज्या नायक इन्होंने भी कहाँ पर नेतृत्व किया था? निमाड़ वाले क्षेत्र में नेतृत्व किया था। ठीक है। 11 अप्रैल को खाज्या नायक शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है। क्या मनाया जाता है? खाज्या नायक शहीद दिवस। इसके पश्चात भीमा नायक। भीमा नायक कहाँ से? बड़वानी से संबंधित है। ये पश्चिमी निमाड़ से। इनको निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। ठीक है। अंबा पानी के युद्ध में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खरगोन के युद्ध में अंग्रेजों को निपटाया था इन्होंने। ठीक है। ये हो गया। और इनको 2 अप्रैल 1868 में पकड़ करके इनको काला पानी की सजा दी गई थी। ठीक है। इसके पश्चात आपने सुना होगा कोरखू, गंजन सिंह कोरखू। ठीक है। कहाँ इन्होंने नेतृत्व किया था? इन्होंने 1930 के जंगल सत्याग्रह में घोड़ा डोंगरी के पास में नेतृत्व किया था। ठीक है। इसके पश्चात बंजारी सिंह गोरखू इन्हीं के सहयोगी थे। किसके? गंजन सिंह कोरखू के। ठीक है। फिर और एक इनमें याद रख लीजिए विष्णु सिंह गोंड। ठीक है। विष्णु सिंह गोंड, विष्णु सिंह उइके गोंड जनजाति से संबंधित है ये। इन्होंने शाहपुर क्षेत्र में, अब घोड़ा डोंगरी शाहपुर क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने? विष्णु सिंह उइके ने। इसने विष्णु सिंह उइके ने। ठीक है। इसके पश्चात टुरिया, जो टुरिया जंगल सत्याग्रह हुआ था कहाँ पर? सिवनी में हुआ था। कौन? गुड्डूबाई, पेमाबाई, रैनोबाई और मूका लोहार, इन्होंने नेतृत्व किया था। किसने? गुड्डूबाई, रैनाबाई, पेमाबाई और बिरजू गोंड और साथ में मूका लोहार। ठीक है। इन लोगों ने नेतृत्व किया था। कब? टूरिया जंगल सत्याग्रह जो संपन्न हुआ था। ठीक है। इसके पश्चात आपको याद रखना है कौन? मनसू ओझा। ठीक है। कौन? मनसू ओझा। मनसू ओझा कहाँ से संबंधित है? ये भी घोड़ा डोंगरी से संबंधित है। ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। किसने? मनसू ओझा ने। बहुत ही आईएमपी व्यक्ति है। ठीक है। फिर आपने सुना होगा अवंतीबाई। ठीक है। कहाँ से संबंधित है अवंतीबाई? सिवनी का जो मनखेरी जिला है वहां मनखेरी ग्राम से संबंधित है। शादी होकर कहाँ गई थी ये? रामगढ़ रियासत गई थी। ठीक है। 1857 की क्रांति के समय इन्होंने भी विद्रोह किया था। कौन सा युद्ध लड़ा था इन्होंने? खैरी का युद्ध लड़ा था। तो याद रखना है आपको, खैरी का युद्ध किस संबंधित है? अवंतीबाई से संबंधित है। इसके पश्चात रघुनाथ शाह और शंकर शाह कहाँ से संबंधित है ये लोग? जबलपुर गढ़मंडला से संबंधित है। ठीक है। गढ़ का टंगा गढ़मंडला। 1857 क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है। उनको तोप से
उड़ा दिया गया था, किससे, तोप से उड़ा दिया गया था, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, कौन, शंकर शाह और रघुनाथ शाह। ये होगा क्या, हमारे प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व जिन्होंने किसमें भाग लिया था, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, और इसके पश्चात रानी फूल कुंवर, इन्हीं की वंशज थी या फिर इनकी पत्नी थी शंकर शाह की, रघुनाथ शाह की क्या, रानी फूल कुंवर रानी, इन्होंने भी 1857 में नेतृत्व किया था। ठीक है, ये हो गया क्या, हमारे प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में भारत मतलब मध्य प्रदेश के क्षेत्र में क्या किया था, योगदान दिया था अपना। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। अब देखेंगे, ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, सॉरी, बट लेकिन ठीक है, एक और लेक्चर लाएंगे 30 मिनट का, उसमें हम लोग बचे हुए जो हमारे टॉपिक है क्या, मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन और जनजातियों के लिए जो विकास के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, उस योजनाओं को भी उस 30 मिनट के लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस।